हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि उत्तक क्या होता है, उत्तक के विषय में हमने पढ़ा था और आपको बताया गया था कि उत्तक क्या होते हैं। जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं एक साथ मिलकर कोई एक विशेष कार्य करती हैं तो कोशिकाओं के उन समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो यहाँ ये चीज़ भी आपको बताया गया था कि अगर कोई जीव बहुकोशिकीय है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें उत्तक पाया जाता हो। ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। जब आप 9th में आपने बायोलॉजी में ही अभी आप आगे पढ़ेंगे, उसमें बताया जाएगा आपको कुछ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, तो उसमें बताया जाएगा प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, कई संघों के बारे में बताया जाएगा। तो कुछ संघ उसमें ऐसे होंगे जिनमें आप पढ़ेंगे कि वो जीव तो बहुकोशिकीय होते हैं लेकिन उनका संगठन स्तर उत्तक स्तर का नहीं होता है। तो उस समय ये चीज़ आपको फिर से एक बार बताई जाएगी कि वहाँ कोशिकाएं तो होती हैं लेकिन प्रत्येक कोशिका अलग अलग कार्य करती है। मान लीजिए कोई एक जीव है जिसमें 10 कोशिकाएं हैं, तो 10 कोशिकाएं हैं, ठीक है, तो वो बहुकोशिकीय तो हो गया, लेकिन अगर वे 10 कोशिकाएं अलग अलग कार्य कर रही हैं तो वहाँ क्या होगा, शरीर संगठन स्तर उनका उत्तक स्तर का नहीं है। लेकिन अगर किसी जीव में 4 ही कोशिकाएं हैं और 2 कोशिकाएं मिलकर एक कार्य कर रही हैं, 2 कोशिकाएं मिलकर एक कार्य कर रही हैं, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि उनका संगठन स्तर उत्तक स्तरीय है। तो डिटेल में आप नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। थोड़ी सी जानकारी आपके लिए यहाँ ज़रूरी थी। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था पौधे और जंतुओं के जो उत्तक होते हैं क्या एक ही तरह के होते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ अंतर जाने थे, जैसे कि पौधे क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, जंतु क्या होते हैं, चलते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों को अलग अलग प्रकार के उत्तकों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से पौधों की जो वृद्धि है वो जीवन भर चलती रहती है, जबकि जंतुओं की वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है। तीसरा पॉइंट हमने जाना था कि जो पौधे हैं उनकी वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में सीमित होती है, चाहे वो शीर्ष भाग में होगा या टहनियाँ बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर जंतु की बात करें तो जंतुओं की वृद्धि क्या होती है, सभी क्षेत्रों में बराबर होती रहती है, एक अनुपात में होती है। तो इन सब अंतरों के आधार पर हम कह सकते हैं पौधे और जंतुओं के उत्तक भी क्या होंगे, अलग अलग होते होंगे। एक जैसे कार्य हो है ही नहीं जब, तो उत्तक एक जैसे कैसे हो सकते हैं। चलिए आज हम पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो पादप उत्तक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया गया था। 2 प्रकार के, वृद्धि अथवा विभजोत्तक, ये है हमारा पहला उत्तक, और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। तो पहला क्या है, वृद्धि अथवा विभजोत्तक, दूसरा अस्थायी उत्तक। इन्हीं के बारे में इस वक्त हमें पढ़ना है। तो बात करते हैं हम पहले वृद्धि अथवा विभजोत्तक की। इसको जानने से पहले एक प्रयोग है आपकी बुक में, उसको हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 जार हैं जिसमें प्याज रखी हुई है। तो आपको करना क्या है, आपके घर में शीशे के गिलास होंगे तो आप शीशे के ग्लास में ही ये प्रयोग कर सकते हैं। नहीं अगर शीशे का ग्लास है तो कोई भी ट्रांसपेरेंट बॉटल है, शीशे की बॉटल है, उसमें कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट कोई बर्तन अगर नहीं है, मान लेते हैं नहीं है, तो अगर वो भी नहीं है तो नहीं ट्रांसपेरेंट है, नॉर्मल कोई ग्लास है, उसका भी आप प्रयोग इसके लिए कर सकते हैं। तो वहाँ करना क्या है, आपको इन दोनों बर्तनों में पानी भरना है। ऊपर तक देखिए चित्र के अनुसार हमको क्या करना है, इसमें पानी भर लेना है। और जैसे इसमें प्याज को रखा गया है ठीक इसी तरीके से आपको उसमें 2 प्याज रखना है, अलग अलग दोनों बर्तनों में एक एक प्याज रखना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक तालिका बनाएंगे। अपनी कॉपी पे ही आप बनाएंगे, लेफ्ट साइड में एक तालिका बनाएंगे जिसमें आप ऐसे लंबाई, दिन और जार 1 जार 2 लिखेंगे। ठीक है, पहले दिन आप क्या करेंगे, उनके प्याज के जो मूल है, मूल का मतलब जो नीचे के जड़ वाले हिस्से हैं, ये हिस्सा, तो जो प्याज का मूल है उसकी आप मेजरमेंट लेंगे, ये कितना लंबा है और ये जड़ कितनी लंबी है, दोनों का अलग अलग आप मेजरमेंट फर्स्ट डे ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे दोनों में, पहले वाले में दिन, पहले दिन का, और ये पहले दिन का जार 2 का। सेकेंड डे सेम प्रोसेस आप फिर यही करेंगे, मूल की लंबाई पहले जार की, दूसरे जार की। थर्ड डे भी आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। फोर्थ डे में आपको कुछ अलग करना है। फोर्थ डे आप क्या करेंगे, किसी एक जार के मूल को आप नीचे से कट कर देंगे। क्या करेंगे आप, कोई भी एक जार है उसके मूल को आप नीचे से क्या करेंगे, काट देंगे। और वो काटना कितना है हमको, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हमको, मान लीजिए दूसरे जार से हमने कट किया तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर इसके मूल को काट देंगे। ठीक, काटने के बाद से अब पुनः हम यहाँ इसकी चौथे दिन लंबाई लिखेंगे, पहले जार के मूल की लंबाई कितनी और दूसरे जार की। ठीक, नेक्स्ट डे फिर हम वही काम करेंगे, फिर से पहले जार के मूल की लंबाई और दूसरे जार के मूल की लंबाई मापेंगे। तो ये हमारी तालिका कंप्लीट हो जाएगी। अब इस तालिका के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है।
तो ये जब आप प्रयोग करेंगे तो इसका आंसर आप खुद ही बताएंगे कि किस जार की मूल लंबी है, पहले जार की या दूसरे जार की। सेकंड, हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या है, वृद्धि करती है। तो ये कैसे आपको पता चलेगा, चौथे दिन जब आप सेकंड जार के मूल को अगर आपने काट दिया तो पाँचवें दिन देखिए क्या मेजरमेंट में कोई चेंज आया है। जैसे चौथे दिन जब आपने काटा तो मान लीजिए उसकी मेजरमेंट थी 2 सेंटीमीटर, तो क्या पाँचवें दिन वो 2 सेंटीमीटर से 2.2 सेंटीमीटर भी हुआ या फिर 2 ही सेंटीमीटर पे रुक गया है, ये आपको पता करना है। जब आप देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा कि जिस प्याज की मूल को हमने काट दिया है उसमें अब वृद्धि नहीं हो रही है, पाँचवें दिन उसमें कोई चेंज नहीं आया रहेगा। प्रयोग ज़रूर करिएगा आप, आंसर बताने का मतलब ये नहीं कि आप प्रयोग नहीं करेंगे, इसे करिएगा, देखिएगा क्या सही है क्या गलत है। विज्ञान करके सीखने का होता है, तो प्रयोग किया करिए आप, जितना करेंगे उतनी ही देर तक बातें दिमाग में रहेंगी। तो यहाँ से हमको एक निष्कर्ष निकलेगा कि जो पौधों में वृद्धि है वो कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ये हम देखते भी हैं कि देखिए पौधे का क्या होता है, ऊपर का हिस्सा बढ़ रहा होता है, नीचे का हिस्सा बढ़ रहा होता है। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, किसी पेड़ पे आप कहीं आपने कुछ बांध दिया, कोई कपड़ा बांध दिया, उसके बाद से आप उसको देखते रहिए, पेड़ के बजाय आप पौधे पे बांधिए और वृद्धि को नोट करिए। आप देखेंगे कि जो शीर्ष भाग पे अगर आपने वो कपड़ा बांधा है तो वो तो कपड़ा वहीं का वहीं है और शीर्ष भाग ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने सेंटर में बांधा तो आपको लगेगा कपड़ा ही धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, उसमें कोई और ग्रोथ नहीं हो रही है। प्रयोग आप करिएगा, देखिएगा, पौधे होंगे आपके घर में, उस पर आप कपड़ा बांध के भी ये देख सकते हैं कि वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्र में होती है या नहीं होती है। फिलहाल यहाँ देखते हैं, तो जो पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है, इसका कारण क्या होता है, विभाजित उत्तकों का पाया जाना। और विभाजित उत्तक मतलब विभजोत्तक। ये जो विभाजित उत्तक हैं इन्हीं को हम क्या करते हैं, विभजोत्तक कहते हैं। यानी ऐसे उत्तक जो विभाजित होते रहते हैं विभजोत्तक कहलाते हैं। यहाँ दे भी रहा है, ऐसे उत्तकों को विभजोत्तक भी कहा जाता है। तो एक बार विभजोत्तक की डिफिनेशन ध्यान से समझिए कि वे उत्तक जो पौधों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं वे विभाजित उत्तक या विभजोत्तक कहलाते हैं। अब है कि ये विभजोत्तक किस भाग में स्थित होते हैं, तो इनकी स्थिति के आधार पर हम विभजोत्तकों को 3 प्रकारों में भी बांटते हैं। यहाँ देखते हैं हम इसको, स्थिति के आधार पर विभजोत्तक को क्या किया जाता है, 3 प्रकार में बांटा गया है। देखिए पहला जो होता है वह होता है शीर्षस्थ विभजोत्तक। पहला क्या है, शीर्षस्थ विभजोत्तक। अब शीर्षस्थ विभजोत्तक के बारे में देखिए, पौधे के ये शीर्ष भाग में, शीर्ष भाग का मतलब केवल ये नहीं कि ऊपर का हिस्सा, शीर्ष भाग का मतलब तने और मूल दोनों का अगला हिस्सा, वह कहलाएगा पौधे का शीर्ष भाग। तो तने का ये ऊपर का हिस्सा ये है इस भाग में, और अगर हम यहाँ से मूल की बात कर रहे हैं, यहाँ से अगर जड़ें निकली हों तो जड़ों का शीर्ष भाग यहाँ पे होगा। तो ये दोनों भागों में जो उत्तक पाए जाते हैं वो कहलाए जाएंगे शीर्षस्थ विभजोत्तक। और शीर्षस्थ विभजोत्तक क्या होते हैं, क्योंकि विभजोत्तक का काम ही विभाजित होना, तो शीर्षस्थ विभजोत्तक जब विभाजित होंगे तो लंबाई में वृद्धि होगी। जैसे अभी पहले मान लीजिए शीर्षस्थ विभजोत्तक यहाँ था, ठीक, अभी यहाँ से ये कोशिकाएं क्या हुई, विभाजित हुई, फिर और विभाजित हुई, तो विभाजित होकर जब यहाँ तक ये पहुँचेंगी तो इसकी लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक ऐसे ही मूलों की तरफ भी होगा, यहाँ भी विभाजित होंगे, वृद्धि। तो विभजोत्तक क्या करते हैं, पौधे के शीर्ष भाग में वृद्धि करते हैं और पाए कहा जाते हैं। शीर्षस्थ विभजोत्तक कहाँ पाए जाते हैं, पौधे के तने और मूल के शीर्ष भाग में। दूसरा होता है अंतर्वृष्ट विभजोत्तक। ठीक है, अंतर्वृष्ट विभजोत्तक जो होते हैं वह पाए जाते हैं पर्व संधियों पर। पर्व संधि का मतलब जहाँ से लीव्स निकलती है, जहाँ गांठें होती हैं पौधों में, देखिए जैसे यहाँ है एक गांठ जैसा बना रहता है, यहाँ बना रहता है, तो जहाँ भी गांठें होती है वह भाग कहलाता है पर्व संधि। वही भाग क्या कहलाता है, पर्व संधि। पर्व संधि। तो पर्व संधियों पे ये विभजोत्तक पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेंगे, इनकी वृद्धि करेंगे। ये ऊपर की तरफ, ये भी हो सकता है ये नीचे की तरफ जाएगा, तो इसकी वजह से इनके बीच की लंबाई की दूरी क्या होती है, बढ़ती है, यानी वृद्धि होती है। पर्व संधियों के बीच में ये वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी वे विभजोत्तक जो पौधों की पर्व संधियों पर पाए जाते हैं अंतर्वृष्ट विभजोत्तक कहे जाते हैं, और ये भी पौधे की लंबाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। शीर्षस्थ विभजोत्तक भी क्या करते हैं, लंबाई बढ़ाते हैं, और अंतर्वृष्ट विभजोत्तक भी क्या करते हैं, लंबाई बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे विभजोत्तक की, जो है पार्श्व विभजोत्तक। पार्श्व का मतलब क्या होता है, साइड, किनारे। ठीक है, पार्श्व का मतलब किनारे। तो पौधों की ये तनों के किनारे वाले हिस्सों पे ये उत्तक पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाएंगे, यहाँ पाए जाएंगे।
इनका क्या क्या होगा, जैसे यहाँ अगर कोई यहाँ है विभज्योतक, तो ये विभज्योतक क्या होगा, आगे की तरफ वृद्धि करेगा, ठीक है, ये फिर आगे वृद्धि करेगा। ऐसे ही यहाँ के विभज्योतक भी इधर आगे की तरफ वृद्धि करेंगे, विभाजित होते जाएंगे। तो विभाजित होने से ये कि अब चूंकि यही यहाँ था, अब क्या हो गया, इतना हो गया। तो ये पौधे की किस में वृद्धि कर रहे हैं, मोटाई में वृद्धि करते हैं, पौधे की मोटाई में वृद्धि करते हैं। किसी भी तने की मोटाई में वृद्धि कौन करता है, तो पार्श्व विभज्योतक है। पार्श्व विभज्योतक कहाँ पाए जाते हैं, पौधे के पार्श्व भाग में, ठीक। तो ये 3 प्रकार के हमारे क्या थे, विभज्योतक थे। कौन कौन से, शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक। तीनों के कार्यों को हमने जाना। शीर्षस्थ विभज्योतक क्या करता है, पौधे के ये शीर्ष भाग में पाया जाता है, तने व मूल के शीर्ष भाग में, और पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा है अंतर्विष्ट विभज्योतक, ये पौधों की पर्वसंधियों पे पाए जाते हैं और ये भी पौधे की वृद्धि में ही सहायक होते हैं। तीसरा है पार्श्व विभज्योतक, जो पौधों के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं और तनों की मोटाई या परिधि को बढ़ाने में सहायक होते हैं, ठीक है। अब तने की जो परिधि या मूल में वृद्धि है वह पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक को एक और नाम दिया गया है, ध्यान रखना है, कैम्बियम। पार्श्व विभज्योतक को हम क्या कहते हैं, कैम्बियम भी कहते हैं, CAMBIUM, ठीक है। इससे लिखना थोड़ा मुश्किल है तो आप समझ जाइएगा, कैम्बियम। तो पार्श्व विभज्योतक का नाम क्या है, कैम्बियम है, ठीक है। और कैम्बियम के कारण ही तने की परिधि या मूल में वृद्धि होती है, ठीक। अब यहाँ देखिए एक कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे विभज्योतक के बारे में कि अगर आए विभज्योतक की मूल विशेषताएं बताइए, तो विभज्योतक के कुछ पॉइंट्स हम जानते हैं। पहला पॉइंट, विभज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, विभज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। सेकेंड पॉइंट, उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, बहुत अधिक कोशिका द्रव्य पाया जाता है। थर्ड पॉइंट, इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है। फोर्थ पॉइंट, केंद्रक अस्पष्ट होते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हमने जाने कि विभज्योतक की जो कोशिकाएं होती हैं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। सेकेंड, कोशिका द्रव्य अधिक होता है। कोशिका भित्ति पतली होती है। फोर्थ पॉइंट, केंद्रक अस्पष्ट होता है। और फिफ्थ एंड सबसे मेन पॉइंट कि इनमें रसधानियाँ नहीं पाई जाती हैं। रसधानियाँ क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। अब आपको ये आपका होमवर्क है कि आपको बताना है कि विभज्योतक में रसधानियाँ क्यों नहीं पाई जाती हैं, ठीक। और इसका आंसर आपको सोचना है पिछले चैप्टर से आप जब कनेक्ट करेंगे। पिछले चैप्टर में आप जानेंगे कि राजधानी का कार्य क्या है, पहले वहाँ से देखिएगा कार्य क्या है, अब सोचिएगा कि क्या उस कार्य की यहाँ आवश्यकता है। अगर आवश्यकता है तो फिर यहाँ तो राजधानी पाई जानी चाहिए, अगर नहीं है तो यहाँ राजधानी नहीं पाई जाएगी। तो ये आपको बताना है और आंसर आप जरूर दीजिएगा कि विभज्योतक की कोशिकाओं में राजधानियाँ क्यों नहीं पाई जाती। अपने मन से सोच समझ के पिछले चैप्टर से रिलेट करके आंसर देना है आपको, ओके। अब नेक्स्ट जो है हमारा अस्थायी उत्तक, जो दूसरा उत्तक है, जो पादप उत्तक का मुख्य जो दूसरा है वह है अस्थायी उत्तक। तो अस्थायी उत्तक क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का कार्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अब अगर एक पौधे की बात करें तो एक पौधे में यहाँ शीर्ष भाग पे है विभज्योतक, ये एक विभज्योतक है शीर्ष भाग में। अब होता क्या है, यह विभाजित हुआ, ठीक है, फिर से ये विभाजित हुआ, फिर विभाजित हुआ, एक कोशिकाएं से अलग अलग कोशिकाएं बनती चली गई। विभज्योतक अब जैसे ही अब यहाँ आ गया ना, विभज्योतक शीर्ष भाग में ही पाया जाता है। अब तो ये हिस्सा इसका शीर्ष भाग रहा नहीं, ये हिस्सा इसका शीर्ष भाग रहेगा। तो शीर्ष भाग में तो विभज्योतक पाया गया, लेकिन जो इसके पहले का जो विभज्योतक था अब वह अपने विभाजित होने की क्षमता को खो देता है। उसमें विभाजन की क्षमता नहीं रह जाती है। जब विभाजन की क्षमता नहीं रह जाती है तो यह बनाता है अस्थायी उत्तक। ये क्या बना देता है, अस्थायी उत्तक। यानी कि विभज्योतक की कोशिकाएं जब अपने विभाजन की क्षमता खो देती हैं तो उसके फलस्वरूप वे एक विशिष्ट उत्तक का निर्माण करती हैं, जो विशिष्ट कार्य करने के लिए रूपांतरित होते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, अस्थायी उत्तक कहते हैं। और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए, इस पॉइंट्स को दिमाग में रखिएगा, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की इस क्रिया को कहते हैं विभेदीकरण। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है विभेदीकरण किसे कहते हैं, तो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं।
और विभजोतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों का विकास करती हैं। अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके पहले यहाँ एक डायग्राम है, उसको आप देखिए। एक पौधे का तना लेना है आपको, ठीक है। घर पे आप ये कटिंग तो कर सकते हैं, देख नहीं पाएंगे क्योंकि माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं होगा, तो जब आप स्कूल आएंगे तो आपको लैब में ये दिखाया जाएगा। फिलहाल लैब में आपको ऐसा ही चित्र दिखेगा। आपको करना क्या है, लैब में तो ऐसा तो नहीं दिखेगा, लेकिन डायग्राम हमें जो दिखेगा, एक सेकेंड, जो डायग्राम हमारा होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह का डायग्राम जब आप लैब में तने का सेक्शन काटेंगे तो ऐसा डायग्राम दिखाई देगा। वो जब स्कूल खुलेगा, जब आप आएंगे तो आपको लैब में दिखाया जाएगा। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, एक पौधे का तना लेना है और घर में ब्लेड या रेजर कुछ होगा इस तरह का जो बराबर सेक्शन, इसको आपको कटिंग करना है, सेक्शन काटना है। सेक्शन काटना मतलब मान लीजिए अगर ये तना है तो तने को आप ऐसे काटेंगे, धीरे धीरे पतला सेक्शन, जितना पतला हो सकता है आप प्रैक्टिस कीजिए। भले आप घर में देख तो इसको नहीं सकते हैं, लेकिन आपको पतला सेक्शन काटने का अभ्यास होगा तो जब आप स्कूल आएंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा उसे लैब में देखना। जब सेक्शन आप काटेंगे तो उसे हम लोग सेफ्रेनिन से रंजित करेंगे। सेफ्रेन से रंजित करना यानी लैब में एक केमिकल होता है सेफ्रेनिन, सेफ्रेनिन से हम उसे कलर करेंगे। उसे सेफ्रेनिन में उसको डाल दिया जाएगा तो वो कलर उठा लेता है। फिर उसके ऊपर हम ग्लिसरीन की बूंद डालेंगे और कवर स्लिप से ढकेंगे और उसे सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे। जब हम देखेंगे तो हमको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वो हमारा ऐसा है स्ट्रक्चर होगा। जो आपको जो चित्र दिख रहा है, चित्र संख्या 6.3, उस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। अब इसका हम अध्ययन करते हैं और इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक समान है? तो देखिए तो जरा, क्या आपको सभी कोशिकाएं एक जैसी दिख रही हैं? नहीं दिख रही होंगी। देखिए कुछ के आकार अलग हैं, कुछ अलग दिख रहा है। जैसे ये देखिए, इसका आकार अलग दिख रहा है, ये डंबल आकार में दिख रहा है। ये इन कोशिकाओं का आकार अलग दिख रहा है, ये अलग है। यहाँ देखिए इनके बीच में खाली स्थान आपको ज़्यादा दिख रहा है। तो सभी कोशिकाओं के आकार क्या दिख रहे हैं आपको? अलग अलग दिख रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर कि क्या सभी कोशिकाएं एक समान है? तो सभी कोशिकाएं एक समान नहीं है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? तो देखिए आप कई प्रकार की कोशिकाएं देख रहे हैं, वो तो अब लैब में हम देखेंगे तो कितनी हमको दिख रही हैं वो उस समय पता चलेगा। फिलहाल यहाँ देखिए कई प्रकार की कोशिकाएं हैं। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, संवहन बंडल। तो कई प्रकार की हमको कोशिकाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। थर्ड, क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं कितने प्रकार के हैं? तो कोशिकाओं के इतने अधिक प्रकार क्यों होंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक कोशिका अलग अलग आकार की होती है अपने कार्यों के आधार पर। तो यहाँ सभी का अलग अलग कार्य होगा। जो एपिडर्मिस है इसका कार्य अलग होगा, ठीक है। हाइपोडर्मिस का कार्य अलग होगा, क्यूटिकल का कार्य अलग होगा, प्रोटोजाइलम का कार्य अलग होगा, मेटाजाइलम का कार्य क्या होगा? अलग होगा। इसलिए सभी कोशिकाएं अलग अलग आकार की हमको दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार से दे रहे हैं हम पौधों की मूलों का सेक्शन भी काटने का, यानी जड़ का भी सेक्शन काटने की हम कोशिश करेंगे और देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो ये तो हुई लैब की बात, लैब में हम देखेंगे इसको। अब अस्थायी उत्तक के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस क्या होता है? जो पौधे होते हैं, पौधों की कोशिकाओं का जो सबसे बाहरी लेयर होता है वह कहलाता है एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिन्हें सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपको चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए ये लेयर है एपिडर्मिस की लेयर। एपिडर्मिस के नीचे जो कोशिकाएं होती हैं, देखिए इतनी सारी हमको कोशिकाएं दिख रही हैं, ये कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? अस्थायी उत्तक कहलाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? अस्थायी उत्तक कहलाता है, ठीक है। और ये सरल अस्थायी उत्तक होते हैं और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक जो है वह है पैरेनकाइमा। सबसे ज़्यादा सरल अस्थायी उत्तक जो पाया जाता है वह क्या होता है? पैरेनकाइमा। और पैरेनकाइमा को हम हिंदी में मृदुत्तक भी कहते हैं। पैरेनकाइमा को क्या कहा जाता है? मृदुत्तक। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा की हिंदी होती है मृदुत्तक। अब इसके कुछ गुण हम जानते हैं।
तो यह पतली कोशिका भित्ति, इनकी भी कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है। पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है और ये सभी क्या होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। यहाँ देखिए ये जो कोशिकाएं हैं ये हमारा एक पैरेन्काइमा का उदाहरण है, सरल ऊतक पैरेन्काइमा का। देखिए कोशिका भित्ति इनकी क्या है, पतली होती है और कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान, आपको जगह जगह स्पेस दिख रहा होगा। तो ये जो खाली स्थान पाया जाता है, तो इन कोशिकाओं के मध्य क्या होता है, बहुत अधिक खाली स्थान पाया जाता है। कोशिका भित्ति क्या होती है, इनकी पतली होती है और बंधन मुक्त। बंधन मुक्त का मतलब जब इनके बीच में खाली स्थान पाया जाएगा तो ये आपस में बंधी हुई नहीं है, तो ये बंधन मुक्त होती हैं। इनका कार्य क्या होता है ये जानते हैं। तो ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण करते हैं, ये भोजन के भंडारण में सहायता करती हैं। अब देखिए कुछ पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाएगा, ठीक है। कुछ पैरेन्काइमा, सभी नहीं, कुछ पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। और हम जानते हैं कि क्लोरोफिल वर्णक का सबसे मुख्य कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का। तो जिसमें भी क्लोरोफिल वर्णक पाया जाएगा वह भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा और इस स्थिति में उस ऊतक को हम कहेंगे क्लोरेन्काइमा। तो आप बता सकते हैं कि क्लोरेन्काइमा पौधे के कौन से भाग में पाया जाता होगा, जो भी हरे भाग होते होंगे, पौधे के जो हरे भाग हैं उनमें, जैसे पत्तियों में भी क्या पाया जाएगा, क्लोरेन्काइमा पाया जाएगा। तो वे पैरेन्काइमा जिनके अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है उन ऊतकों को हम क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा या हरित ऊतक कहते हैं। अब देखिए कुछ जलीय पौधे होते हैं जिनके पैरेन्काइमा में कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं होती हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बड़ा जगह स्पेस खाली होगा, जैसे इनके बीच में अंतरकोश के स्थान तो होता है, लेकिन कुछ ऐसे पैरेन्काइमा होंगे जिनमें अंतरकोश के स्थान बहुत ज़्यादा होगा। तो जब बहुत ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है जब एयर ज़्यादा होंगे तो हम जानते हैं, देखिए जब कोई तैरना सीख रहा होता है तो उसे एयर से भरे हुए ट्यूब से सिखाया जाता है। ट्यूब के ऊपर अगर वो है तो वो डूबेगा नहीं, क्योंकि हवा क्या होती है, वायु, वो जल के ऊपर ही ऊपर रहती है, तैरने में सहायता करती है। ठीक यही काम यहाँ होता है, जब उनके बीच में रिक्त स्थानों में अगर हवा भरी होगी उन कोशिकाओं के ऊतकों के मध्य, तो वह पौधा जल में डूबेगा नहीं और इसके कारण वह पौधा क्या होगा, जल में उतराते रहेगा या तैरते रहेगा। तो इस प्रकार के ऊतक को हम क्या कहते हैं, एरेन्काइमा। क्या कहते हैं, एरेन्काइमा। ध्यान, दो चीज़ें हमने पढ़ा, जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है तो हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा, और जब पैरेन्काइमा के बीच में हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं पाई जाती है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, एरेन्काइमा कहते हैं। एक तीसरा है जो पैरेन्काइमा का एक अन्य रूप है, वह कहलाता है कोलेन्काइमा, ठीक है। कोलेन्काइमा क्या होता है, इसके कारण पौधों में लचीलेपन का गुण पाया जाता है। क्या होता है, लचीले, और यह पौधे के विभिन्न जो भी लचीले भाग होंगे जैसे पत्ती, तना, उनमें ये पाया जाएगा और यह बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। जैसे हम पत्तियों को मोड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि ऊतक तुरंत टूट जाते हैं, ठीक, तो वहाँ वो क्या होता है, ये किसके द्वारा सही बने रहते हैं और टूटते नहीं हैं, कोलेन्काइमा के कारण। कोलेन्काइमा क्या करता है, पौधों में लचीलापन लाता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। कहाँ पाया जाता है ये कोलेन्काइमा, तो एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में, यानी पौधों में, पत्तियों में। इस ऊतक की कोशिकाएं, कोलेन्काइमा की बात हो रही है, इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है तथा इनके बीच कोशिका में बहुत कम स्थान पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं के बीच में स्थान क्या होगा, बहुत कम पाया जाएगा। देखिए हम यहाँ देखते हैं कोलेन्काइमा का चित्र बना हुआ है, ये देखिए कोशिका भित्ति, देखिए कोशिका भित्ति क्या है, मोटी है, अनियमित आकार की है। आकार देखिए ऐसा नहीं गोलाकार, अनियमित आकार की है और बीच बीच में स्थान जो है वो क्या है, काफ़ी कम स्थान पाया जा रहा है। कम पाया जा रहा है ना, ऐसा नहीं कि पहले वाले की तरह बहुत ज़्यादा स्थान पाया जा रहा है। तो इन भित्तियाँ मोटी होती हैं और कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान पाया जाता है। एक अन्य ऊतक होता है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा भी यहाँ देखिए चित्र में है, ये है स्क्लेरेन्काइमा। इसको देखिए सरल छोटे छोटे इसमें छिद्र पाए जा रहे हैं ना। तो इसके बारे में जानते हैं कि इसका क्या कार्य है। तो ये जो स्क्लेरेन्काइमा होती है, यह ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। पौधे क्या करता है, कठोर और मजबूत बनाता है। जैसे हमने नारियल देखा है, नारियल काफ़ी कठोर होता है ना,
तो नारियल के रेशे युक्त जो छिलके होते हैं वह स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। नारियल के रेशे युक्त छिलके किसके बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा के। और इस उत्तक की कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत होती हैं, लंबी होती हैं, पतली होती हैं। ठीक है, क्या क्या होती है? मृत होंगी, लंबी होंगी और पतली होंगी, क्योंकि इस उत्तक की भित्ति लिग्नीन के कारण मोटी होती है। ये जो उत्तक है, उत्तकों के ऊपर लिग्नीन का एक लेयर जमा होता है, और लिग्नीन का लेयर जमा होने के कारण इनकी जो भित्ति होती है वह क्या होती है? मोटी होती है, और प्रायः इतनी मोटी होती है कि कोशिका के बीच में कोई आंतरिक स्थान नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ ये दिख रहा है चित्र में, तो देखिए ये बीच का स्थान जो होता है वो ल्यूमेन कहलाता है, और इसकी जो भित्ति है देखिए कितनी मोटी है, और किसके कारण है? लिग्नीन के कारण। लिग्नीन के कारण इसकी जो भित्ति होती है वो क्या होती है? मोटी होती है। यह करता क्या है? यह उत्तक तनी में संवहन मंडल के समीप, संवहन मंडल हम आगे पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम को संवहन मंडल कहते हैं, तो संवहन मंडल के समीप पत्ती की सिराओं में कहाँ पाया जाता है? तो संवहन मंडल के समीप पाया जाता है। पत्तियों की सिराओं में पाया जाता है। पत्तियों की सिराएं का मतलब जैसे मान लीजिए अगर ये एक लीफ है तो ये जो बीच में ये जो होता है ये है सिराएं, तो सिराओं में पाया जाता है। बीजों और फलों के कठोर छिलके में पाया जाता है। जो कोई भी बीज है या फल है तो जो उसके छिलके होते हैं छिलकों में पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है ये हमेशा कठोर में पाया जा रहा है, तो यह पौधों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। पौधों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद जो हमको देखना है वो है एक क्रियाकलाप है, तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए ये काफ़ी है आपके लिए। हमने आज क्या क्या पढ़ा? पादप उत्तक। पादप उत्तक के 2 भागों के बारे में हमने पढ़ा। पैरेनकाइमा, हमने 2 भाग पढ़े, विभजोत्तक और अस्थायी उत्तक। विभजोत्तक में हमने कई भागों को देखा, 3 भाग उसके कहाँ कहाँ किस आधार पे होते हैं, डिवीजन होता है। और दूसरा हमने अस्थायी उत्तक देखा। अस्थायी उत्तक में भी हमने क्या देखा? पहला देखा सरल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक में पैरेनकाइमा के कितने प्रकार हैं इसके बारे में भी हमने जाना। तो इस अभी तक जितना है इसके आधार पर आपको अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हमने जितना पढ़ा है 3 क्वेश्चंस के आंसर हमने पढ़ लिए हैं ऊपर, तो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और आप खुद बताएंगे ये, और कुछ अगर आपको लगे यहाँ से जितना पढ़ाया गया उसमें से न समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। इन जितना पढ़ाया गया टॉपिक उसके बेसिस पे अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन प्रश्नावली में है जो सॉल्व हो सकता है तो आप उससे उसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे, और अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप पूछेंगे। थैंक यू।